जैसी कि परंपरा होती है कि प्रेम विवाहों के बाद घर वाले कुछ दिन नाराज रहते हैं। पूरे देश में कमोबेश यही रिवाज चलता है, पर हीरा के मामले में ऐसा नहीं हुआ। इन 3 सालों में उसके अम्मा बाबा तो ऊपर वाले की सेवा में जा चुके थे। बचे थे दोनों भाई माणिक और पन्ना। उन्होंने उसे कभी माफ नहीं किया। उन्होंने उसे घर में ही नहीं घुसने दिया। गांव वालों ने भी उसे ज्यादा तवज्जो नहीं दी। सो हीरा उल्टे पांव शहर को लौट लिया और भाइयों को गलियाते हुए अपनी फैक्ट्री की नौकरी बजाने लगा। एक दिन मालिक ने फैक्ट्री बंद करने की घोषणा कर दी। वैसे भी गांव में उसके हिस्से 12 बीघे जमीन आती थी। उसमें खेती करके वो अपना और अपने बच्चों के पेट भी भर सकता था। वो अपने गांव पहुंचा, पर जल्दी ही उसके अरमा आंसुओं में ढल गए। पहले माणिक ने पहचानने से इनकार कर दिया, फिर पन्ना ने तो जलील करके घर से ही भगा दिया। दोनों भाभियों ने भी जली कटी सुनाई। हीरा परेशान हो गया। वह माणिक के घर के दरवाजे पर ही जम गया और बोला, मुझे अपने हिस्से की जमीन और घर चाहिए। अपना हिस्सा लिए बगैर मैं यहां से हिलूंगा भी नहीं। माणिक बोला, काहे की जमीन रे? बापू मरते समय जमीन हम दोनों भाइयों के नाम कर गए। उन्होंने तो तुझे मरा हुआ मान लिया था। जा भाग यहां से, यहां तेरी कोई जमीन नहीं है। हीरा गुस्सा के बोला, भैया ये बात सही ना है। हमें पता है हमारे बापू हमारे साथ ऐसा अन्याय कतई ना कर सकते। हमें लगा तुम झूठ बोल रहे हो। उसका इतना कहना था कि पन्ना पिनपिनाए के बोले, दारी कहे, तुझे तो नरक में भी जगह ना मिलेगी। फिर ताल ठोक के बोले, सुन ले, पिताजी की नजर में ही ना, सरकार की नजर में भी मर गए हो। मुर्दों के नाम जमीन ना होती है, सो सरकार ने जमीन हमारे नाम कर दी है। अब के माणिक बोले, सुन ले छोरे, हमने कही है ना कि तू मर गया, तो समझ ले तू मर गया। अब तू कहीं चला जा। हीरा ने अपनी परछाई देखी। परछाई थी, अपने पैर देखे सीधे थे। इसका मतलब अभी वह भूत नहीं बना था। भैया लोग जबरदस्ती उसे भूत बनाने को तुले थे। उसने चिल्ला चिल्ला कर कहा, हम बोल रहे हैं, चल रहे हैं, जिदा ना होते तो का चलते फिरते। फिर चुन्नी दद्दा से बोला, दद्दा तुम ही न्याय करो। चुन्नी दद्दा क्या बोलते। सो उन्होंने, लल्ला ये बात हम ना जाने। माणिक कह रहे हैं कि तुम मर गए तो समझो मर गए। वो भला झूठ क्यों बोलेगा। और भैया जे तुम्हारे घर का मामला है, अच्छा चले हैं, भैंसन का दूध कारनो है, कहकर चुन्नू दद्दा चल दिए। रह गया तो अकेला राम सिंह। बहुत देर रोया झींका, पर कुछ बात ना बनी। थोड़ी देर में दोनों भैया लठ निकाल लाए। यूं तो हीरा देह से अच्छा भला मजबूत था, पर निहत्था भी था और उसे भाइयों से मारपीट करना अच्छा नहीं लग रहा था। तीसरा, उसे खुद पर ही शक होने लगा था कि कहीं वह सचमुच में ही तो मर के भूत नहीं बन गया। सो वह वहां से हट गया। थोड़ी देर टसुए बहाने के बाद बदन पर ठंडी हवा लगी। दिमाग में भी हवा के कुछ झोंके गए। दिमाग का रोशनदान खुल गया। उसके खुलते ही हीरा ने सोचा, सब झूठ बोल लेंगे, पर पंचों में तो परमेश्वर का वास होता है, वो जरूर न्याय की बात करेगी। ये सोचकर वह चौपाल पर पहुंचा। हीरा ने पाए लागी की। सरपंच जी ने मुंह फेर लिया। हीरा समझ गया, न्याय के देवता कन्या भगाई की घटना से अब तक नाराज है। देवता चरण वंदना से प्रसन्न होते हैं। उसने 10वीं की हिंदी की किताब में पढ़ा था। सो उसने सरपंच जी के पैर पकड़ डालिए। सरपंच जी भिनभिनाए, का बात है रे? को है। हीरा सकपकाया। भिनभिनाकर बोला, सरपंच जी, मैं हीरा, किशन का छोरा, पहचाने ना का? सरपंच जी मुंह टेढ़ा करके मुस्कुराए। किशन का छोरा तो उसी दिन मर गया था जिस दिन वो बलेसर की छोकरी को भगाए कह ले गया था। हुजूर, हमें पता है आप हमसे छोकरी भगावे को लेके बहुत नाराज हैं, पर अब तो हम बाल बच्चेदार हो गए, हमें अब क्षमा कर दो। सरपंच जी, हम तो आपकी काली गाय हैं, आपकी प्रजा है, हमारी खता माफ कर दो। सरपंच जी ने मुंह टेढ़ा ही रखा, पर जुबान खोल दी, लल्ला खता माफ करने लायक ना है, समझे? हमारे लिए, पूरे गांव के लिए तो तुम मर गए, और भूतों से हम बात नहीं करते। हीरा समझ गया अब आंसुओं की नुमाइश करने के अलावा कोई चारा नहीं बचा है। सो उसने झटपट आंखों में आंसुओं की फसल उगाई और गिड्ढे गिद्धा कर बोला, महाराज, हमारी गलती पे हमें गिन के 10 जूते मार लो, पर हमें हमारी जमीन दिला दो। हमारे दोनों भैया जमीन कब्जाए बैठे हैं, कह रहे हैं कि हम मर गए, पर देखियो हम तो आपके सामने जिंदे बैठे हैं।
देखो देखो, छू कर देख लो, कहकर वह खुद को छुआने के लिए आगे बढ़ा। संरपंच जी बिदक लिए। हट हट, हम मरे हुए आदमी को ना ही छुएंगे, हट। रोते रोते बोला, मालिक न्याय करो। माना आप हमसे नाराज हैं, हम माना है। हमने गांव की इज्जत डुबोई, आपका नाम बदनाम किया, पर क्या जे न्याय है कि हमारे भैया हमारी जमीन कब्जा लें, हमें मरा घोषित करा दें और आप कुछ भी ना करें। आखिर आप गांव के मुखिया हैं, आप कुछ तो कहो, बताओ हम मरे हैं कि जिंदा हैं। सरपंच जी ने इस बार कुछ कहा। मुंह सीधा करके बोले, देखो लल्ला, गांव के लिए तुम 7 बरस पहले मर गए और घर वालों के लिए 3 बरस पहले। जब गांव के लिए मर गए, अपने घर वालों के लिए मर गए, तो जिंदा कैसे हो सके हो? देखो, ये तुम्हारे घर की बात है। जब तुम्हारे घर वाले ही तुम्हें मुर्दा मान रहे हैं, तो हमारी क्या हैसियत जो तुम्हें जिंदा मान लें? हाँ, अगर तुम्हारे भैया लोग तुम्हें जिंदा मान लेंगे तो हम भी तुम्हें जिंदा होने का प्रमाण पत्र दे देंगे। अब तुम जाओ यहां से। सरपंच जी की इस न्याय की बात और उस बात के आदेश के बाद भी हीरा नहीं हिला। सरपंच जी ने लठैत को हुक्म दिया, भूत को लाठी की मार दिखाओ, मार के आगे भूत भी भगते हैं। ऐसा ही हुआ। जैसे ही लठैत ने लाठी उठाई, हीरा भाग लिया। कहावत भी तो सच सिद्ध करनी थी। न्याय की दुकान से भागते भीगते हीरा की सांस फूल गई। उसने हैंडपंप चलाकर ओख से पानी पिया, पानी से प्यास बुझाई और दिमाग को हिलाया। दिमाग में एक रोशनी कौंधी। उस रोशनाई में उसे लेखपाल यानी पटवारी का चेहरा नजर आया। बस दिमाग की कलियां खिल गईं। गांव में पटवारी का घर था। पटवारी के घर तक पहुंचते पहुंचते हीरा की हालत टाइट हो चुकी थी। शरीर में थकान, पर मन में उमंग थी। भाई धोखा कर सके हैं, गांव वाले भी साथ ना देवें, पर कागज तो झूठ ना बोलेगा, कागज तो पटवारी के पास होगा ही। यही सोचते हुए हीरा ने पटवारी के घर की कुंडी खटखटाई। साक्षात पटवारी बाहर निकले। हीरा ने पटवारी जी से राम राम की, अपना परिचय दिया, बताया हम हीरा हैं, बिसौली गांव के मरहूम किशन लाल के छोटे बेटे। पटवारी ने इशारे से रोक दिया, बोले, बताने की जरूरत नहीं है, हम तुम्हें पहचानते हैं, तुम पन्ना और माणिक के छोटे भाई हो। बताओ कैसे आना हुआ? हीरा की बाँछें खिल गईं। खिली बाँछों ने इशारे में कहा, ले बेटे, हो गया काम, अब तो जमीन मिल गई। हीरा ने खुशी के इजहार के रूप में गुटखे से पीले दांत चमकाए और बोला, पटवारी जी, अब तो मैं आपकी ही शरण में हूं। मेरे भाइयों ने मिस कॉट करके मेरी जमीन दबा ली है, कहते हैं कि मैं मर गया हूं। भैया कह तो वे सही रहे हैं, तुम सच्ची में मर चुके हो, पटवारी ने गंभीरता से कहा। हीरा का दिमाग भन्ना गया। चिढ़कर बोला, क्या कहते हैं पटवारी जी, हम आपके सामने जिंदा खड़े हैं और आप कह रहे हैं कि हम मर चुके हैं। मुझे लगे है कि आप भी हमारे भाइयों से मिल चुके हैं, आपको भी भगवान के घर जवाब देना है। न्याय की बात करो पटवारी जी, हीरा ने भिन भिनाकर कहा। भैया हीरा, हम न्याय की बात ही कर रहे हैं, तुम सचमुच मर चुके हो। हमारे रिकॉर्ड के हिसाब से तुम 3 साल पहले ही मर चुके हो। हमारे रिकॉर्ड में मृतक के रूप में ही तुम्हारा नाम दर्ज है। पटवारी ने झोले में रखे कागज खंगालते हुए कहा। मतलब? हीरा सन्नाया गया। मतलब ये भैया कि हमारे रिकॉर्ड में तुम्हारे 3 साल 2 महीने पहले मरने का सर्टिफिकेट लगा है। अब आदमी तो झूठ बोल सके है, पर सरकारी कागज तो झूठ ना बोले। बस इसी कागज के बल पर चकबंदी में तुम्हारी जमीन तुम्हारे भाइयों के नाम हो गई। ये देखो उनका हलफनामा। अब हम क्या करते? तुम्हारे बाल बच्चे होते तो जमीन उनके नाम होती। अब तुम्हारे बाल बच्चों का तो रिकॉर्ड था ना, सो जमीन माणिक और पन्ना के नाम चढ़ गई। विश्वास ना हो तो देख लो ये कागज, कहकर पटवारी ने कागज हीरा के सामने लहरा दिया। सच में ही उसके नाम के आगे मृतक लिखा था। कागज के हिसाब से वह 3 साल 2 महीने पहले ही मर चुका था। हीरा चक्कर खाकर गिरा। गिरते गिरते उसने देखा कि उसके पैर सचमुच भूतों की तरह पीछे को थे। इसके बाद बेहोश ही होना था, जो वह हो गया। पटवारी ने पानी के छींटे डालकर उसकी बेहोशी दूर की और फिर उसके कान में फुसफुसाए, भैया हीरा, हमारी फीस दो तो हम तुम्हें जिंदा होने का रास्ता बता देंगे। बोलो दोगे फीस? हीरा के दिमाग में हवा के साथ बुद्धि प्रविष्ट हुई।
उसने जेब में हाथ डाला, 100-100 के 2 नोट निकाले और पटवारी जी के हाथ में रख दिए। पटवारी जी ने फिर 2 बातें बताईं। पटवारी जी बोले, भैया हमारी सुनो, एक तो अपने जिंदा होने का केस फाइल कर दो, उसमें 400 BC का मुकदमा लगा दो। हो सके है तुम कोर्ट में से जिंदा साबित हो जाओ। कोर्ट ने तुम्हें जिंदा मान लिया तो तुम्हारी जमीन वापस मिल सकेगी। भैया दूसरी बात यह है कि जाके ब्रह्मा यादव से मिल लो, वो ही तुम्हें इस भवसागर से पार उतार सकता है। फिर हीरा को सोचते देखकर बोले, सुनो हीरा, हम जानते हैं कि ब्रह्मा से तुम्हारे घर वालों की पक्की दुश्मनी है। अब तुम तो गांव में रहते नहीं, सो वो दुश्मनी तुम्हारे भाइयों से निभा रहा है। अभी साल भर पहले ही फौजदारी हुई है। पन्ना का तो समझ लो वो जानी दुश्मन है। वो पन्ना को सबक सिखाने में तुम्हारा साथ देगा। याद रखो, दुश्मन का दुश्मन दोस्त हो गए हैं। फिर हम जाने हैं कि ब्रह्मा से ज्यादा हरामी इलाके भर में कोई ना है। तुम्हारे लट्ठों का और उसका शातिर दिमाग दोनों मिल गए तो कुछ ना कुछ नौटंकी तो होगी ही। बात कुछ कुछ हीरा की समझ में आई। उसने ठान ली कि लौटते में आज वो ब्रह्मा के चौबारे पे जाएगा और उससे मदद की भीख मांगेगा। पटवारी हंसे और बोले, जहाँ तक हम तुम्हारे भाइयों को जाने हैं वे तुमसे पहले थाने पहुँच चुके होंगे। वैसे भी तुम्हारा मृत्यु प्रमाण पत्र उनके पास है। फिर भी अपने मन की मन में मत रखो, कोशिश करके देख लो। हीरा पटवारी से राम राम करके चला आया। अगली मंजिल थाना थी। थाने में वही हुआ जो पटवारी ने कहा था। हीरा बोला, थानेदार जी बहुत परेशान हो, मेरे भाइयों ने मेरी ज़मीन दबा ली है, उनके खिलाफ रिपोर्ट लिख लो। थानेदार हंसा, हंसकर बोला, थाने में सिर्फ जीवित लोगों की रिपोर्ट लिखने का कायदा है, भूतों की रिपोर्ट लिखे जाने के आईन ऑर्डर अब तक नहीं आए हैं। थानेदार बोला, हमारा रिकॉर्ड कहता है कि तू मर चुका है, सरकारी रिकॉर्ड झूठ नहीं बोलता। थानेदार फिर हंसा, देख तेरे भाई लोग आज दोपहर में ही तेरा मृत्यु प्रमाण पत्र थाने में जमा करके गए हैं, भाग यहाँ से, साला मरने के बाद भी रिपोर्ट लिखाने आ गया। कहकर थानेदार हंसा। हीरा लौट आया। अब अगली मंजिल ब्रह्मा यादव का घर था। उस रात हीरा ब्रह्मा यादव के घर रुका। ब्रह्मा ने उसकी जमकर खातिरदारी की। सारी रात उसकी मिस कॉल हुई। इसका असर अगली सुबह ही देखने को मिल गया। सामने से लठ लिए आ गया हीरा। पहले भैया राम राम कहीं, फिर बिना आशीर्वाद का इंतजार किए लठ की आवाज और माणिक की चीखों के बीच कंपटीशन हो गया। कंपटीशन तभी खत्म हुआ जब माणिक की दाहिने हाथ की हड्डी के टूटने की आवाज आई। हीरा ने पिटाई बंद की, चीखते कराहते भाई को विदाई की, राम राम कहकर आगे चल दिया। अब अगली मंजिले भैया पन्ना का घर था। पन्ना उस समय भैंस का दूध गाढ़ रहे थे। बाल्टी लगाए भैंस के नीचे बैठे थे। हीरा पहुंच गया। पहले मंजिले भैया को राम राम की, फिर लठ उठा लिया और फिर तो धर लिया भैया को। सिर हाथ पांव कमर सबकी सेवा की। पन्ना चीखे चिल्लाए, कमीने छोटा होके बड्डे भाई पे हाथ उठावे है, तुझे ना छोड़ दूंगा, जेल कराऊंगा, सालों चक्की पीसेगा। हीरा ने भाभी को भी राम राम की, फिर लठ ने राम राम की। मंजली भाभी लठ लगते ही अंदर भागी। उनके पतिदेव ने बाहर से और उन्होंने घर के अंदर से गालियों की बौछार शुरू कर दी। पर हीरा निर्विकार भाव से भैया की सुताई करता रहा। कुछ देर में गांव में हल्ला हो गया। हीरा ने मौके की नज़ाकत समझ ली और चीखते चिल्लाते भैया को छोड़कर बाहर भागा। हाँ, जाते जाते भी भैया को राम राम करना ना भूला। हीरा के लठ ने माणिक और पन्ना की जमकर सेवा की थी। उसकी कृपा से माणिक के हाथ की हड्डी और पन्ना का सिर फट चुका था। पन्ना बहू की सिर्फ पैर की हड्डी टूटी थी। पहले राउंड में उन्होंने अपनी चोटों का इलाज कराया। रोते कराहते पहुंचे थाने। वहां जाकर थानेदार को रो रो कर हीरा की करतूत बताई। अपने जख्म अपने प्लास्टर दिखाए। हीरा के खिलाफ हत्या करने की कोशिश, यानी दफा 307 में रिपोर्ट लिखाने की बात कही। थानेदार हंसा, बोला, पागल हुए हो क्या? मृतक के खिलाफ रिपोर्ट लिखाने का कोई प्रावधान नहीं है। मरा हुआ आदमी किसी को कैसे घायल कर सकता है? माणिक पन्ना ने बहू तेरी आईं बाईं की, कसम धर्म खाई, पर थानेदार नहीं माना। सालों, झूठी रिपोर्ट लिखाने आए हो। तुमने ही तो कहा था हीरा मर चुका है, वो तुम्हें कैसे मार सकता है? तुमने ही दिया था ना हीरा का मृत्यु प्रमाण पत्र।
अब वो सरकारी कागजों में मर चुका है तो हम उसे जिंदा कैसे कर सकते हैं? भागो यहाँ से, झूठी रिपोर्ट लिखवाते हो। माए बाप, रहम करो, हम सच्ची कह रहे हैं। हमें हीरा ने ही मारा है, राम जी की सौं। हम झूठ बोल सके हैं, पर हमारे ये जख्म, ये हमारा प्लास्टर, ये तो झूठ ना बोलें। बताओ, उसने हमें ना मारा तो हमारे चोट कैसे लग गई? वह सोचकर बोला, चोट तो तुम्हें लगी है, हीरा तो मर चुका है, वो तो तुम्हें मार नहीं सकता। मुझे लगता है तुम लोगों ने एक दूसरे पर हमला किया है, तभी ये चोट लगी है। फिर हवलदार को आवाज़ देकर बोला, अबे ओ बदरी, गिरफ्तार करो बे इन सालों को, आपस में फौजदारी की रिपोर्ट लिखो, साथ में झूठी रिपोर्ट लिखाने की कोशिश की धारा भी लगाओ। उन्होंने माफ़ी मांगी, पर पुलिस को तो अपना काम करना ही था, सो उसने अपना काम किया। रात के लगभग 12 बजे होंगे। पन्ना ओसारे में खाट डालकर लेटे थे। सोना कहना तो गलत होगा। कमर का दर्द हीरा को गलियाने की सहूलियत तो दे रहा था, पर सोने की इजाज़त नहीं दे रहा था। ऐसे में भूत से हीरा प्रकट हुए। एक हाथ में वही तेल पिला लठ, दूसरे में गंडा सा। पन्ना की तो अपने आप वायु निकल गई। घबरा कर बिस्तर गीला करने वाले थे कि हीरा ने आते ही पैर छुए, राम राम की। सुबह की याद ताज़ा हो आई। हीरा बोला, दद्दा डरो मत, हम मारने ना आए, हम तो समझाने आए हैं, हमारी ज़मीन वापस दे दो। पन्ना पिनपिनाए, ना हम ज़मीन वापस ना देंगे। रिकॉर्ड में तुम मर चुके हो तो ज़मीन किसके नाम करेंगे? मुर्दों के नाम कहीं ज़मीन हुआ है। हीरा बोला, हाँ दद्दा, ठीक कहते हो, मुर्दों के नाम ज़मीन ना हो सकती। पर ये बताओ, अगर मुर्दा किसी को जान से मार देवे तो उसे सज़ा हो सके कि ना? थानेदार की बात भी याद आ गई। हीरा बोला, अब सुनो, अब ही तो हम जा रहे हैं, पर परसों तक हमारी ज़मीन हमें ना मिली तो समझ लो, हम तुम्हारे और माणिक भैया के पूरे ख़ानदान को ख़त्म कर देंगे, कह देते हैं। पन्ना पिनपिना के बोले, अंधेर गर्दी है का, पुलिस थाना कुछ ना है का, फांसी हो जाएगी, समझे? हीरा हंसा, बोला, दद्दा, मुर्दों को फांसी होते सुनिए, हम तो भूत हैं, किसी को भी मार सके हैं। याद है ना थानेदार ने क्या कही कि मुर्दों के खिलाफ रपट ना लिखी जा सकती? हीरा बोला, दद्दा, और सोच लीजो, परसों तक का टाइम दे रहे हैं। लठ कंधे पर रख कर चल दिए, पर भैया को राम राम करनी फिर भी ना भूले। तीसरे दिन क्या हुआ, इसमें लिखने को कुछ बचा है क्या? बस इतना काफ़ी है कि हीरा को पहले ज़मीन मिली, घर मिला, उसके बाद जिंदा होने का प्रमाण पत्र मिला। जब तक प्रमाण पत्र नहीं था तब तक वह डर डर कर जीते रहे। भूत का क्या पता कब मार डाले।